टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास। साइंस आनी है 40 नंबर की, और 40 नंबर के लिए आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके 40 नंबर आ जाएं, है ना। तो ये हमारी एक क्लास हो चुकी है जो कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स पर अपलोडेड है, आप वह देख सकते हैं। रीजनिंग में भी है और साइंस में भी है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये है हमारे चैप्टर का नाम, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर और ये जो चैप्टर है हम आपके लिए बता दें, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एनसीईआरटी बुक से। पूरा एकदम जो जो चीज़ें हाईलाइट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हम केवल वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें से, इस चैप्टर में से एएलपी में भी क्वेश्चन पूछा था। कौन सा क्वेश्चन पूछा था, कैसे पूछा था, वीडियो में हम सब कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इन्होंने कहा है, सबसे पहले हमें देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा है कि इस चैप्टर में हम प्रकाश का परावर्तन, यहाँ लिखते हैं अपन क्या क्या पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। नंबर 2 पर क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ना। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, या प्रकाश का अपवर्तन क्या है। और इसके साथ जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे अपन प्रकाश का सरल रेखीय गमन। प्रकाश का सरल रेखीय गमन। इसमें अपन पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी बनेंगे वह देखते चलेंगे, है ना। जो भी आईएमपी क्वेश्चन बनेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेक्नीशियन की हिसाब से वह हम देखते चलेंगे, है ना। आईएमपी है तो बने रहिए क्लास में। इस चैप्टर में ये तो अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं, इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने इस चैप्टर में सबसे पहले ये बताया है आपके लिए कि जो प्रकाश, हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये अपन एक ओवरव्यू देख रहे हैं अभी, है ना। और चौथा क्या पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे अपन इसमें गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में अपन को सब पढ़ेंगे कि भाई गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है ना। गोलीय दर्पण के उपयोग क्या है हमारे जीवन में, है ना। और इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है ना, गोलीय दर्पण से। और गोलीय दर्पण जो भी प्रतिबिंब है, और इसका जो गोलीय दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ना। गोलीय दर्पण में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, वो सब पढ़ेंगे। कोण कहाँ बनता है, क्या होता है, गोलीय दर्पण के बारे में ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। पांचवा है लेंस। इस चैप्टर में बताया गया है लेंस। तो लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस के क्या उपयोग हैं, कौन कौन से लेंस होते हैं उनके क्या उपयोग हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। वो सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सभी भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आपको अभी ये समझ में आ गया होगा जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, वह ओवरऑल किस पर बेस्ड है। तो यह बेस्ड है लाइट, प्रकाश, ओवरऑल लाइट, यानी कि ये जो चैप्टर हमारा जो बेस है यह किसके बारे में बताएगा, पूरे चैप्टर इसी पर बेस्ड है कि भाई साहब प्रकाश, लाइट, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, सबसे पहले इन्होंने जो लाइन लिखी है, बिल्कुल मोस्ट आईएमपी रिलेवेंट लाइन पढ़ रहे हैं अपन, हाईलाइट। इन्होंने लिखा है सबसे पहली लाइन, वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। तो कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परिवर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। इट मीन्स हम कोई भी वस्तु क्यों देख पा रहे हैं, कोई भी वस्तु हमें कैसे दिख रही है, कुछ तो रीजन होगा। तो जैसे ये बोर्ड है, हम इस बोर्ड को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश है, अभी तो लाइट्स वगैरह जल रही हैं, तो ये जो लाइट्स का जो प्रकाश इस बोर्ड पर पड़ रहा है, और फिर ये बोर्ड उस जो प्रकाश पड़ रहा है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब जाके ये बोर्ड दिख रहा है। जैसे एक किताब है, तो एक किताब आपको क्यों दिख रही है, क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ रहा है, और ये जो बुक है, किताब है ना, एक वस्तु है, और ये इस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रही है ना, परावर्तित कर रही है। तो जो परावर्तित प्रकाश है वह जाके हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। जैसे है ना, कोई भी वस्तु है, ये मार्कर है, ये मार्कर इस पर प्रकाश पड़ रहा है, और इस पर जो प्रकाश पड़ रहा है वह रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक पहुंच रहा है, तब जाके हम इसको देख पा रहे हैं। यदि प्रकाश इस पर आ रहा है और यदि इसका प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आ रहा है तो हम इसको नहीं देख पाएंगे, या फिर किसी भी वस्तु पर जो प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है ना, उसको हम देख ही नहीं पाएंगे।
चलिए ऐलान हो गई कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा है हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है, यानी कि ट्रांसमिटेड हो जाता है। इन्होंने कहा है, इसको क्लियर करते हैं यार। चलिए तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन्होंने लिखा है हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। हम पारदर्शी माध्यम के आर पार कैसे देख पाते हैं? हम पारदर्शी माध्यम के आर पार कैसे देख पाते हैं? इसमें जो ऑप्शन रहेंगे भाई यहाँ पर लिखा रहेगा, है ना, क्योंकि हम देखते हैं इसलिए देख पाते हैं। फिर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। हम पारदर्शी माध्यम के आर पार कैसे देख पाते हैं? ऑप्शन बी रहेगा, भाई हमें दिखता है। एक ऑप्शन हम अपने तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि भाई हमें दिखाई देता है इसलिए देख पाते हैं, दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्या? क्योंकि इसमें प्रकाश से पार हो जाता है, यानी ट्रांसमिट, इसमें क्योंकि प्रकाश, फिर यहाँ लिखा रहेगा क्योंकि प्रकाश ट्रांसमिटेड होता है। ट्रांसमिटेड को हिंदी में बोलते हैं आर पार, यानी कि वह उसमें से पार हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना इंग्लिश वर्ड है, जब प्रकाश उसमें से आर पार हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है, तब हम उसे देख पाते हैं। तो प्रकाश ट्रांसमिटेड यानी कि पार हो जाता है ना, पार हो जाता है, तब वह हमें दिखाई देती है या फिर कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा क्वेश्चन है कि किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। हम किसी भी पारदर्शी माध्यम के आर पार कैसे देख पाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 क्योंकि हम देखते हैं, नंबर 2 यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है वह हमें दिखाई देता है, ऑप्शन सी प्रकाश ट्रांसमिटेड यानी कि आर पार होता है तब हम देख पाते हैं, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आप खुद सोचिए, यदि कोई भी पारदर्शी माध्यम है हम उसमें से क्यों देख पाते हैं? क्योंकि भाई साहब प्रकाश वहां से जा रहा है, यदि लाइट ही नहीं जाएगी तो हम कैसे देख पाएंगे? जल है, पानी है, उसमें यदि प्रकाश जा रहा है तभी हम उसके अंदर देख पाते हैं। यदि उसमें प्रकाश नहीं जाएगा तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। बरसात के मौसम में आपने नदियों में तैरा होगा या फिर कुएं में देखा होगा, कुआं गहरा होता है, जो कुआं होता है वह गहरा होता है, जो खेत में होते हैं कुएं वगैरह सिंचाई के लिए। तो आपने देखा होगा जब मौसम साफ रहता है तो आप उसमें तैरते हैं तो आप थोड़ा नीचे जाते हैं तो उसमें आपको अलग ही दिखता है जो प्रकाश की किरण आती है। भाई लाइट अलग ही दिखती है जो प्रकाश की किरण होती है ना। तो ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है भाई साहब, आप भी कीजिएगा कभी। तो तभी तो हम उसको वहाँ पर देख पा रहे हैं। कोई चीज़ यदि उस कुएं में तैर रही है, अंदर भी है, अपन पत्थर डालते ना, देखो वो जा रहा अपन करते हैं, देखो अभी वो वहाँ पहुँच गया, वो हिल के नीचे जाता है। जब वो हिल के नीचे जाता है तो भाई नीचे का क्यों दिख रहा है? क्योंकि उतने नीचे तक भी सूर्य की किरणें उस पानी के अंदर जा रही हैं। यदि सूर्य की किरणें उस पानी के अंदर नहीं जाएंगी तो भाई हमें नहीं दिखाई देगा। तो एक क्वेश्चन हमारा नंबर 1 हो गया। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा? प्रकाश से संबंध अनेक घटनाएं हैं, जैसे अब इन्होंने एक ऐसे ही सुन लीजिए आप कि प्रकाश से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा हमारा, भाई आपसे पूछ लेंगे कि प्रकाश से संबंधित घटनाएं कौन कौन सी हैं, है ना। प्रकाश से संबंधित परिघटनाएं, प्रकाश से संबंधित परिघटनाएं कौन कौन सी हैं। राइटिंग पे मत जाइए, अपन को जल्दी लिखना है। प्रकाश से संबंधित परिघटनाएं कौन कौन सी हैं, आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन ए, है ना, नाम लिखे रहेंगे। अब इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं यहाँ पर, जैसे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना, दर्पण प्रतिबिंब बनना, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया रहेगा, है ना। ऑप्शन बी में क्या दिया रहेगा? ऑप्शन में बी में दिया रहेगा तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया रहेगा, है ना। फिर ऑप्शन सी में क्या, ऑप्शन सी दिया रहेगा, ऑप्शन सी में इंद्रधनुष, है ना। जो इंद्रधनुष बनता है जब पानी गिरता है, और जो रेनबो, इंद्रधनुष मीन्स रेनबो, जब रेनबो बनता है ऐसा तो उसमें आपको कलर्स दिखते हैं, है ना, रेड, ग्रीन, येलो, है ना,
ऑरेंज, ये सारे कलर आपको उसमें दिखते हैं। तो वह क्या है, वह भी तो एक इसी का पार्ट है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन है। आगे देखेंगे अपन उसको, है ना। इंद्रधनुष के सुंदर रंग हो गया, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, है ना। और या फिर ऑप्शन डी दिया रहेगा आपको यहाँ पर, ये सभी। तो अब आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है प्रकाश से संबंधित परिघटनाएं कौन कौन सी हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रकाश से संबंधित घटनाएं, जो ऑप्शन ए है, क्या इसमें आपको लग रहा है कि प्रकाश की कोई घटना हो रही है? प्रकाश का इसमें कोई इंपोर्टेंस है? दर्पण प्रतिबिंब का बनना, ये क्या है? ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। इसमें जब आप अपनी शक्ल देखते हैं, अपन कहते हैं वाह भाई साहब अपन क्या गोरे हैं, है ना। तो आप अपनी शक्ल देख पा रहे हैं, इसमें क्या है, आपका चेहरा, मतलब आपका इसमें क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, क्या इसमें जो प्रकाश है इसका कोई रीजन है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि प्रकाश का वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी तो हमारा जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है तभी तो बन रहा है जब हमारे पे प्रकाश आ रहा है और वहां जा रहा है। और फिर उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है आईने में, वो हम कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि उस पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है प्रकाश का, वह हमारी आंखों तक आ रहा है। यदि समझ में नहीं आया है तो रिपीट कीजिए, बिल्कुल सही आसान तरीके से बताया है। तो ये ऑप्शन भी सही है। अब ऑप्शन बी में क्या है, तारों का टिमटिमाना। आपने देखा होगा, अरे चंदा मामा दूर के और उनके बाजू में उनके पड़ोसी भी हैं। कौन कौन से तारे, छोटे मोटे, है ना, जो तारे टिमटिमाते हैं। तो भाई आपको जो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्या उसमें कोई प्रकाश का रोल है? बिल्कुल है भाई। तारे कभी नहीं टिमटिमाते, तारा तो जैसा जल रहा है वैसे ही, मतलब उसका जो उजाला जैसा है वैसा, लेकिन हमें वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है और हम बोलते हैं कि तारा टिमटिमा रहा है। इसके पीछे एक प्रकाश का यह रोल होता है, एक कंसेप्ट होता है कि जो लाइट है भाई अपना मार्ग बदलती रहती है। जैसे अभी यहाँ से एक लाइट आ रही है, तो जैसे लाइट बराबर जल रही ना, क्योंकि अपन पास में खड़े हैं तो बल्ब को देख पाते हैं कि भाई साहब बल्ब थोड़ी टिमटिमा रहा है। तो ऐसे तारे भी नहीं टिमटिमाते, बट उनका डिस्टेंस बहुत दूर है, डिस्टेंस उनका बहुत लंबा है। तो बीच में जो घटना होती है ना, हवा में या फिर जो बीच में जो एनवायरनमेंट है उसमें जो घटना होती है, उसमें जो प्रकाश की किरण है वह ऐसे जाती ऐसे प्रकाश के, है ना, जो धूल के कण हैं वह प्रकाश की जो किरण है उसको विच्छेदित कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो भी किरण, पहले एक किरण हमारी आंखों तक आती है, फिर एक किरण आती है, फिर वो किरण आती है। तो इस प्रकार हमें लगता है कि प्रकाश जो तारे हैं वह टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी हमारा सही है। फिर है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में भी तो प्रकाश का रोल है, तभी तो वह उसमें ऐसा रेनबो बनता है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए सभी। प्रकाश से संबंधित परिघटनाएं सारी की सारी हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरलरेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। अब इन्होंने लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि प्रकाश किरण क्या है, या प्रकाश किरण कैसे बनती है ना। प्रकाश किरण क्या है, ठीक है, ये ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ पे दे देंगे कि वस्तु की तीक्ष्ण छाया, ऑप्शन ए वस्तु की तीक्ष्ण छाया। अब ये तीक्ष्ण छाया क्या है अभी अपन समझेंगे, है ना। प्रकाश के सरलरेखीय पथ की ओर, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी, और यहाँ और भी ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना। ऑप्शन बी, सी, है ना, और डी में दिया रहेगा कोई नहीं, है ना। वस्तु की तीक्ष्ण छाया, यह है ना, और वस्तु का प्रतिबिंब, ऑप्शन बी में लिख लो आप, वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रकाश किरण क्या है, जैसे इन्होंने लिखा है कि छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। इस लाइन को समझो, छोटा प्रकाश स्रोत, टॉर्च जो अपन बरसात के मौसम में जब कभी अंधेरा होता है तो अपन टॉर्च देखते हैं। अपना जो फ्लैश है, फ्लैश थोड़ा प्रकाश को एकदम ही वाइड एंगल में फैला देता है, अपना जो फ्लैश होता है मोबाइल का। बट जो टॉर्च होती है जो बिल्कुल एक डायरेक्शन में प्रकाश को ले जाती है। आप उसको लीजिए हाथ में, जब आप उसको ऑन करेंगे ना, तो किसी एक, जैसे ये बुक है, यदि उस टॉर्च को इस बुक पर ऐसा जलाएंगे, उस टॉर्च को इस बुक पर ऐसा जलाएंगे, तो चूंकि टॉर्च का जो लाइट है वह एकदम सीधा रहेगा, इतनी हाइट में रहेगा, इतनी हाइट में सीधा जाएगा, है ना। तो जैसे ही अपन ने प्रकाश टॉर्च को यहाँ से ऑन करेंगे, उसका जो प्रकाश है वह ऐसा जाएगा और इसी में लग जाएगा, इसके आर पार नहीं जा रहा। आर पार क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वह जो प्रकाश है वह एक मतलब इतनी ही जगह से गुजर रहा है। तो ये क्या है, ये इसकी जो बुक की छाया है वह उस साइड बनेगी,
इसकी यहाँ से इसकी छाया जो परछाई है फिर वह उस साइड बन जाएगी। तो एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। एक अपारदर्शी वस्तु ही तो है ये बुक, है ना। तो इसमें हो जाएगा वस्तु की तीक्ष्ण छाया प्रकाश की जो किरण है वह बनाता है। अब आगे चलते हैं अपन। इन्होंने कहा है, अब यहाँ से इनका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। उसी के साथ हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने कहा है दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। भाई साहब यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है वह आपको एनसीईआरटी बुक में भी नहीं मिलेगा। और अगर टीसीएस वाले की सटक गई, वो गुस्से में घर से अपनी बीवी से लड़के आया होगा, तो वह यही क्वेश्चन देगा। क्या क्वेश्चन बनाएगा वह बनाएगा कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। क्वेश्चन वह बनाएगा कि क्या दर्पण 100% प्रकाश परावर्तित करता है। बताओ भाई साहब, आप खुद सोचो कि क्या दर्पण, ये जो दर्पण है, क्या वो पूरा प्रकाश परावर्तित कर देता है ना। जो आईना है ये बोल रहे हैं कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को अपने पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है। इस पर जो भी प्रकाश आ रहा है, अपन इसमें चेहरा देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, परावर्तित कर रहा है। तो क्या यह 100% प्रकाश के लिए 100% रिफ्लेक्ट कर देता है क्या, बताओ। तो इसका आंसर हो सकता है वह कुछ भी दे दे। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी 98% रिफ्लेक्ट करता है, ऑप्शन डी 99.99% इस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। बताओ तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। इसमें से क्या दर्पण 100% प्रकाश को परावर्तित करता है, तो नहीं करता भाई साहब। यदि वह 100% कर देगा तो तुमको तो वह दिखेगा भी नहीं, दिख ही नहीं सकता। 100% वह कभी प्रकाश परावर्तित कर ही नहीं सकता। कैसे दिख जाएगी कोई, अभी अपन ने पहले ही देखा कि कोई वस्तु हमें कैसे दिखती है। कोई वस्तु हमें दिखती ही तब है जब उस पर जो प्रकाश पड़ता है वह हम तक, हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो इन्होंने लिखा है क्या, अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करता है। भाई साहब यहां देखो, दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करता है। अधिकांश जो वर्ड है ना, इस पर मैंने गोला लगाया है यहाँ पर कि अधिकांश प्रकाश को परावर्तित करता है। 100% प्रकाश के लिए परावर्तित नहीं कर रहा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने जो प्रकाश का परावर्तन है, इसके जो 2 नियम हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। वह आ गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है प्रकाश परावर्तन से संबंधित है। इन्होंने लिखा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण परावर्तन कोण के खालिस्तान होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे क्या, समांतर, या फिर दिया रहेगा क्या, बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बड़ा होता है, ऑप्शन सी छोटा होता है, ऑप्शन डी मंझला होता है। बताओ भाई साहब कौन सा होता है इनमें से। आपतन कोण और परावर्तन कोण, जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के खालिस्तान होता है। अभी क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि भाई साहब आपतन कोण क्या है ना, परावर्तन कोण क्या है। तो इसका आंसर आप पहले देख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये तो है इसका सही आंसर। अब देखिए एक क्या है, एक ये दर्पण है, ये दर्पण है, यहाँ पॉलिश की हुई है ना। यानी कि इस दर्पण को ऐसा रख दें, ये दर्पण है, इसको यदि हम ऐसा रख दें, ठीक है, तो देखो भाई साहब आपको बिल्कुल कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे यहाँ सब कुछ दिख रहा है आपके लिए। रिफ्लेक्ट लाइट देख पा रहे हैं आप, नहीं देख पा रहे हैं। अरे यार मेरे हाथ में एक बुक भी है यार, नहीं तो अभी हाँ कुछ करते हैं जो। देखो मैंने इस शीशी को यहाँ पे रखा, तो आप ध्यान से देखो कि एक लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से ऐसी, और एक लाइट यहाँ से थोड़ी सी आ रही है ऐसी,
है ना। तो ये जो लाइट यहाँ से आई, ये जो लाइट यहाँ से आ रही है ऐसी, वह इस साइड जा रही है। ये देखो, दिख रही, अब दिख रही, अब दिख रही, ये यहाँ से ऐसी आई और यहाँ से ऐसी चली गई। ये देखो, दिख रही, अब दिख रहा होगा। तो ये जो लाइट है, ये जो प्रकाश किरण है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रकाश किरण। ये जो हमारी यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रकाश किरण यहाँ से आई यहाँ पर, और यहाँ से जो प्रकाश किरण आ रही है वह हमारे शीशे पर टकराई, और यहाँ हमारे शीशे से टकरा करके वह इस डायरेक्शन में चली गई। तो ये क्या है हमारा? ये है दर्पण, ठीक है। कैसा लिखेंगे? ऐसा अरे यार, ऐसा लिखते हैं दर्पण, ऐसा है। ये है हमारा क्या? दर्पण, ठीक है। ये पॉलिश की हुई सतह है और ये आउटसाइड सतह है जिसको प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई और हमारे जो शीशे पर प्रकाश की किरण पड़ी वह इस साइड से चली गई। तो अब यहाँ जब वो शीशे पर टकराई तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अब दर्पण अपन साइड में रख देते हैं भाई साहब। ये जो बिंदु है इसको हम क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन, है ना। ये जो प्रकाश किरण है, ए वाली किरण यहाँ से आ रही है तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इस वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण। और जब एक किरण यहाँ पर टकरा कर यहाँ से चली जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? इस वाली किरण को, इस वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। और ये होगा हमारा आपतन बिंदु, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आती है और शीशे पर टकरा के इस डायरेक्शन में चली जाती है तो आपने अभी तक 3 चीजें जान ली कि आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण होती है। यानी प्रकाश किरण इस तरीके से आई और यहाँ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर चली गई, और जहां वो टकराई और यानी कि इसका पॉइंट और यहाँ से वो जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम आपतन बिंदु, ठीक है। आपतित किरण होता है ना, परावर्तित किरण होता है और आपतित बिंदु होता है। और अब यदि हम इस पर डाल दें एक लंब, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन लंब, है ना। बीच में से एक डाल दिया अपन ने लंब, है ना। तो इस लंब के इस साइड, है ना, ये जो लंब है इस लंब के यदि अपन लेफ्ट साइड देखें तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये होता है आपतित कोण, और ये जो इस साइड जो कोण बना है यहाँ पर ये होता है ये परावर्तित कोण, ठीक है। इतना ध्यान, ये होता है परावर्तित कोण। तो दोनों कोण भी अपन ने साथ में ही देख लिए, आगे इसका आएगा। तो इन्होंने कहा है कि आपतित कोण परावर्तित कोण के खालिस्तान होता है। तो बताओ भाई साहब, आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है क्या? बिल्कुल होता है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। अब इसी पर बेस्ड अपना एक क्वेश्चन और है जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बन रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि एवं अभिलंब कहाँ स्थित होते हैं? बताइए कहाँ स्थित होते हैं। ऑप्शन दिए रहेंगे आपके लिए। ऑप्शन 1 इसी का है, ऑप्शन 1 दिया रहेगा आपको। अलग अलग कि मतलब ये अलग अलग स्थित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी दिया रहेगा आपको एक सीध में, ये सभी एक सीध में स्थित होते हैं। ऑप्शन सी दिया रहेगा आपके लिए बाजू से, ये सभी एक दूसरे के बाजू में स्थित होते हैं। और ऑप्शन डी दिया रहेगा आपको कि ये सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है ना, और जो अभिलंब है,
वह कहाँ पर स्थित होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ पर स्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है। तो आपने अभी तो देखा कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है वह कहाँ स्थित होते हैं? यहाँ पर स्थित होते हैं और इस बिंदु को पर स्थित होते हैं और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो है ना, और ये सभी एक ही तल पर स्थित हैं। ये क्या है? दर्पण है भाई साहब। अपन ने इसको ऐसा लगा के देखा था ना, ये एक ही तो तल है, तो एक ही तल पर स्थित होते हैं और आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बन रहा है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी आभासी एवं सीधा। ऑप्शन ए और बी में अंतर है। ऑप्शन ए में केवल दिया है आभासी और ऑप्शन बी में दिया है आभासी एवं सीधा, और ऑप्शन सी में दिया रहेगा केवल सीधा। ऑप्शन डी नन ऑफ अबव, नन, है ना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जो समतल दर्पण होता है, ये हमारा समतल दर्पण ही तो है। ये जो हमारा जो शीशा है ये क्या है? ये समतल दर्पण ही तो है ना। तो बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वह कैसा होता है? तो बताओ, आभासी होता है, आभासी एवं सीधा होता है ना, क्या, या फिर केवल सीधा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बनेगा इससे? प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए टेढ़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है सीधा होता है, ऑप्शन नंबर सी लाल कलर का होता है, ऑप्शन डी वस्तु के साइज के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए, ये क्वेश्चन बन रहा है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारा क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर में। तो इन्होंने लिखा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ये जो दर्पण है, ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने हमें इस रेड मार्कर और इस बुक को रख दें, तो इस रेड मार्कर और इस रेड मार्कर मतलब इस बुक का, ये दर्पण है, हमने इसके सामने ये बुक रख दी, तो इस बुक का जो प्रतिबिंब है वह दर्पण में कहाँ बनेगा? बताइए। तो हम देख तो दर्पण के आगे थोड़ी बन रहा है, हम यही तो देख रहे हैं, यही तो पूछ रहा है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमने ये दर्पण रखा, हमने ये बुक रखी, तो आप बताओ। देखो, हमने ये दर्पण रखा और हमने ये बुक रखी, तो दर्पण का ये वस्तु रखी, तो वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के कहाँ बनता है? बताओ। उसके इस साइड बन रहा क्या कि दर्पण के उस साइड बन रहा? दर्पण के उस साइड बन रहा है। यदि इस साइड बनता तो हमको कैसे दिखता फिर? मतलब फिर हमें खैर ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो आप सीधा ये समझो कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और कितनी दूरी पर बनता है, तो उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर ये बुक है। बुक कितनी दूरी पर है, अब ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है दर्पण से इस बुक का 1 फीट है, तो 1 फुट दूर ही दर्पण में पीछे वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। नहीं दिख रहा भाई साहब, अभी दिखाते हैं। ये देखो ये बुक है, ये हमारा समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण में आप देख सकते हैं, ये देखो अब देखेगी, समतल दर्पण में आपको बुक दिख रहा है क्या, तो समतल, और देखो इसकी दूरी कितनी है, इस बुक की इस शीशे से आईने से दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, तो 1.5 फीट होगी। तो दर्पण में यानी इस शीशे में उतने ही 1.5 फीट पीछे उतनी ही दूरी पर क्या बन रहा है, इस बुक का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यही तो वो बोल रहे हैं, यही तो वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि बताइए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे, और उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है उतनी ही दूरी पर, है ना, और वस्तु या फिर अपन ऐसे उतनी ऐसे लिख लो, वस्तु की दूरी के समान, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर तो दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा। बट दर्पण का जो प्रतिबिंब है, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह दर्पण में, दर्पण के पीछे बनता है, ना कि आगे की ओर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आता है वह ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पेन गिर गया भाई साहब, क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, छप जाएगा, पेन गिर गया अपना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, गोलीय दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण किन्हें कहते हैं बताओ, चलो एक बिल्कुल सीधा सरल सा क्वेश्चन बना ले रहे हैं अपन। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की विशेषता है, गोलीय दर्पण की विशेषता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, गोलीय दर्पण की विशेषता है कि यह चिकना होता है। ऑप्शन नंबर बी, यह खुरदरा होता है, यह खुरदरा होता है। और ऑप्शन नंबर सी, यह लंबा होता है ना। और ऑप्शन नंबर डी, यह गोला होता है या गोलीय होते हैं। तो गोलीय दर्पण की विशेषता क्या है, तो गोलीय, 4 ऑप्शन है आपके सामने, गोलीय दर्पण की विशेषता क्या है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हम किन्हें कहते हैं आप जानते हैं, तो कोई भी जो गोलीय दर्पण है हम उसको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि वह गोला होता है ना। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, यार इसमें साथ में लगा लो, गोलीय परावर्तक पृष्ठ। अब इसका सही आंसर बना, गोलीय दर्पण की क्या विशेषता है कि वह चिकना होता है, खुरदरा होता है, लंबा होता है, और उसका जो पृष्ठ है वह गोलीय परावर्तक पृष्ठ होता है। तो बता, इसका आंसर तो वो हो गया कि इसका भाई जो पृष्ठ है वह कैसा होता है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। बट है ना, इसको आप समझेंगे कैसे, देखिए गोलीय दर्पण होता कैसा है, तो एक गोला है, एक क्या है, एक वृत्त है, सर्कल है ना, जिसे हम मैथ में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये क्या, इसको आप गोलीय दर्पण, अपन क्या समझ रहे हैं, गोलीय दर्पण। ये जो सर्कल है ना, एक गोलीय दर्पण है। तो इन्होंने, अब इसमें यदि हम इसको आप बीच में से डिवाइड करके देख, है ना, एज्यूम, है ना, सपोज दैट अपन ने इस जो गोलीय दर्पण है, ये तो यार अंडे आकार का बन गया यार, इसको गोला बनाओ, ऐसे बनाओ, अब बनेगा थोड़ा सा गोल। हाँ, ये जो अपना गोलीय दर्पण है, इसमें यदि हमने इस वाले भाग को यहाँ पर पॉलिश कर दिया, और है ना, अब देखो हमने कहाँ पर पॉलिश किया, ये ध्यान देखो, हमने ऊपर वाली भाग पे पॉलिश नहीं किया, ये जो वृत्त है हमने ऊपर वाली भाग में पॉलिश नहीं किया है, अंदर वाली भाग में पॉलिश किया है। यदि हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो ये देखो हमने कहाँ पर पॉलिश किया है, इस वाले भाग में, अंदर वाले भाग में, इस ऊपर वाले भाग में पॉलिश नहीं किया। और ये जो इसका ये वाला जो पोर्शन है, तो हम इसको बाहर से यहाँ पर ऐसा पॉलिश कर देंगे, तो इससे और इससे, इसी से तो आपका वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस बनता है। आगे क्वेश्चन इसी से बनेगा। तो गोलीय दर्पण समझ गए आप। एक गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण की डेफिनेशन है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है। अब आप ये समझिए, इसकी जो परावर्तक सतह, अब हमने इसको अंदर वाली सतह पे पॉलिश किया,
अब इसकी जो ये सतह है, इतनी वाली ये जो सतह है, ये क्या हो गई, ये इसकी परावर्तक सतह हो गई, है ना, परावर्तक सतह। ये जो परावर्तक सतह है, डेफिनेशन क्या बोले, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होती है। ये जो भाग है ये पूरा खोखला है। कुछ रखा नहीं यार हम तुमको बता सकें कि खोखला क्या बताएं यार हम तुमको। चलो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर का जो कैप है ये क्या है, खोखला है, एक खोखला है, ठीक है, तो है ना, एक खोखला है। तो मैंने इसी को सीधा यहाँ पर इसको बना लिया है, इस मार्कर के इस पेन को। अभी पूरा का पूरा खोखला है लगभग। यदि ये 1 इंच का है तो आप समझ लो कि ये 1 फीट का पूरा खोखला गोला है ना। जैसे सूत्री वो ऊपर जो मतलब दिवाली पर आप बम फोड़ते हो ना, जो ऊपर चले जाते हैं वहाँ पे फूटते हैं और अपना कलर बिखेरते हैं, तो वह इतने बड़े होते हैं। और जब वह फूट जाता है तो क्या है, उसमें केवल गोला दिखता है, खोखला होता है। तो सेम मैंने वही ऐसा उठा के समझ लो, अब उसको अपन ने यहाँ दीवार पे ऐसा लगा लिया, तो वह क्या है, खोखला है। और है ना, ये जो खोखला है इसको मैंने आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू है ना एक्सप्लेन। सो ये क्या है, ये वह सतह है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, परावर्तन सतह है, क्योंकि हमने अंदर वाले भाग में पॉलिश कर दी। अब इस साइड हमने बाहर वाले भाग में पॉलिश कर दी, तो इसकी कौन सी सतह प्रकाश को परावर्तित करेगी, ये भीतर वाली, ठीक है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। तो हमने देखा है जो उत्तल लेंस बनेगा और जो अवतल लेंस बनेगा, जिसका क्वेश्चन अपना आगे आ रहा है, इनकी जो परावर्तक सतह है वह किसका भाग है, इस गोलीय दर्पण का भाग है। तो गोलीय दर्पण की क्या विशेषता होती है कि वह उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वह गोलीय दर्पण का ही एक भाग होती है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है अवतल दर्पण कहलाता है। बताइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बन रहा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, वो ऑप्शन दे देंगे आपके लिए कि उसकी सतह किस प्रकार से होती है, अवतल दर्पण क्या है इसकी, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे आपके लिए कि उसकी सतह अंदर होती है, परावर्तक सतह अंदर होती है, अंदर की तरफ अंदर होती है ना। ऑप्शन नंबर बी परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है, बाहर होती है। ऑप्शन नंबर सी परावर्तक सतह नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो अवतल दर्पण है ना, उसकी क्या विशेषता है, अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन आप एक बार सुन लीजिए। ये बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की ओर वक्रित होता है। इन्होंने कहा है, समझाते हैं भाई तुमको। आप इसको देख पा रहे हैं, देखो ये क्या है, ये है अवतल दर्पण, है ना। कौन सा, ये वाला इस साइड का, अरे यार मार्कर, ये देखो ये जो इस साइड का है इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ये जो ऐसी लाइन है। और साथ में ये है उत्तल दर्पण ऐसा, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, अब आएगा समझ में। हमने एक लाइन खींची ऐसी और हमने यहाँ पर इसमें इस साइड पॉलिश कर दिया, फिर हमने एक लाइन यहाँ खींची, है ना भाई, हम लाइन खींचने की शौक थी, हमने खींच दी। फिर हमने कहा अब हम इसको उल्टा यहाँ से यहाँ से इसको पॉलिश कर देंगे। तो इस लाइन और इस लाइन में क्या अंतर है, ये जो लाइन है ये ऐसी है, इस प्रकार से है ना। वो एकदम तीर धनुष ऐसे, है ना, एकदम तीर धनुष वाला। तो धनुष कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है, ऐसा तो होता है धनुष। और जब आप उसको तीर पे वो तीर चढ़ाते हैं कमान पर, वो धनुष पर, तो वो ऐसे ही तो होता है, बिल्कुल धनुष के आकार का ही तो है ना। इसको अपन यहाँ से, तो ये होता है अपना क्या, अवतल दर्पण। ये क्या होता है, अवतल दर्पण। ये हमारा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, इसकी परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है।
ये अवतल दर्पण है। अब इसी लाइन को सेम एज इट इज उठा के इसमें फिट करो, इस गोलीय दर्पण में। अपन ने ये जो गोलीय दर्पण अभी पढ़ा है, तो यदि हम इस लाइन को सेम एज इट इज एज उठा के इसमें रखेंगे तो कहाँ इसमें फिट होगी या इस वाले पार्ट में फिट हो रही है। तो ये जो अवतल दर्पण की ये जो यदि हम इतना पोर्शन है इसको यहाँ से उठाएंगे तो वह इस राइट साइड वाले पार्ट पे फिट हो रही है। यानी कि ये जो लेंस, ये जो दर्पण है, ये किसका भाग है? एक गोलीय दर्पण का भाग है। समझ पा रहे हो आप? मैंने इसको यहां से सेम एज इट इज उठाया और इसमें फिट किया, तो ये इस साइड फिट हो रहा है या फिर इस साइड फिट हो रहा है? ये इस साइड फिट हो रहा है, इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट में। यानी कि जो अवतल दर्पण है वह गोलीय दर्पण का ही तो भाग है, अपन ने जो अभी गोलीय दर्पण समझा है ना। और ये जो रहेगा, इसकी ये वाली सतह परावर्तक होगी और इसकी अंदर वाली सतह परावर्तक होती। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वह आउटसाइड वाली होती है, बाहर वाली, आउटसाइड सरफेस, ठीक है। बाहर वाली सतह इसकी परावर्तक सतह होती है, वह आउटसाइड जो सरफेस होती है उत्तल लेंस में, वह लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये भी इसी गोलीय दर्पण का भाग है, इसीलिए मैंने गोलीय दर्पण पहले समझाया था, है ना। जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, दोनों के दोनों गोलीय दर्पण के भाग हैं। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 यहीं पर अपन निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? बताइए कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 1। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है बताओ भाई साहब? तो जो गोलीय दर्पण है वह कितने प्रकार का होता है? उत्तल लेंस भी होता है, सॉरी अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण अपना 2 प्रकार का होता है, जो कि आपने सरल तरीके से देख लिया है। अब गोलीय दर्पण को थोड़ा और डिटेल में समझें। कहाँ समझाएं? इसी पर समझा दें। चलिए भाई साहब, ये हमारा गोलीय दर्पण दिख नहीं रहा होगा यार, इसको बड़ा समझेगा। चलो, गोलीय दर्पण में यदि हम ऐसी एक लाइन खींच दें और ये हो जाएगा हमारा क्या? गोलीय दर्पण। ये हमारा क्या है? केंद्र। इसको बोलते हैं हम क्या? केंद्र। और ये जो हमने लाइन खींच दी इसको बोलते हैं अपन क्या? मुख्य अक्ष। ये होती है हमारी क्या? मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये इसमें इस साइड वाली सतह परावर्तक होती है, तो इसको हम लिख देंगे उत्तल लेंस में क्या? परावर्तक सतह, और है ना इनर साइड वाली, और इसमें आउटसाइड वाली होती, ये वाली सतह होती है, तो ये वाली सतह परावर्तित होती है, ठीक है। और ये जो केंद्र है इसको हम गोलीय दर्पण में केंद्र नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो ये जो है हमारा कहलाता है क्या? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से ये जो यहाँ पर जाती है इसको बोलते हैं अपन क्या? वक्रता त्रिज्या। यानी कि जो मैथ में अपन सर्कल पढ़ते हैं ना, वृत्त, कुछ नहीं भाई साहब, वही बना लो डायरेक्ट यहाँ पर वृत्त। आपने वृत्त बनाया, इसमें क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र। तो केंद्र के आगे अपन को ओनली एक वर्ड जोड़ना है, वक्रता। तो इसमें ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और इस केंद्र से ये जो क्या जाती है? ये जाती है क्या? इसको बोलते हैं अपन वृत्त में क्या? त्रिज्या। तो इसमें भी केवल वक्रता लगा देना, तो ये हो जाएगी अपनी क्या? यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। तो ये समझ गए। और ये जो अपन ने लाइन खींची है ना, वृत्त में भी ये जो 2 लाइन वृत्त को 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड जो करती है, वैसे ही अपन ने यहाँ पर एक लाइन खींची है ना, तो इसको भी तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष, है ना, यानी कि मेन एक्सिस। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप समझ चुके होंगे, वह गोलीय दर्पण का ही भाग है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों इसी में फिट हो जाएंगे यदि हम इसको इसमें से बीच में से डिवाइड करके दोनों फिट करें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एक 12वां था, क्वेश्चन नंबर 12 आपने कंप्लीट हो चुकी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो उत्तल लेंस क्या होता, उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है, दोनों हमने देख लिए। उसमें से अपन क्वेश्चन अभी नहीं बना रहे, अपन आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा है गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आपको कुछ टर्म समझने होंगे। यानी कि जो मैंने अभी गोलीय दर्पण आपके लिए बताया, क्या बताया? गोलीय दर्पण, ये इसी को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, गोलीय दर्पण को। जो अपन ने गोलीय दर्पण देखा तो ये बोल रहे हैं कि गोलीय दर्पण में आपको कुछ और चीजें समझनी होंगी, है ना। जैसे कि गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है, इसको अपन ऑब्जेक्टिव ना समझ के पूरा समझ ले रहा है जल्दी से, ताकि इसमें से जो भी ऑप्शन बनेगा भाई अपन बन जाए, अपन से जो भी क्वेश्चन बनेगा, है ना। ध्रुव क्या होता है ना, और
वक्रता त्रिज्या, ध्रुव क्या होता है, और वक्रता केंद्र, ये अच्छा वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण है ना, गोली दर्पण में ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। गोलीय दर्पण में ये सारी चीजें होती हैं। यदि हम इसको फिर से बनाएं, गोलीय दर्पण ये क्या है, अपन ने एक वृत्त बनाया, इसको हम बोलेंगे हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है, यहाँ लिख लो भाई साहब, गोलीय दर्पण। ये सारी चीजें अभी मैंने आपके लिए सरल तरीके से समझाई, यदि समझ में नहीं आई है तो फिर से देख लो। ये जो गोलीय दर्पण है, इसमें एक केंद्र ले लो, यानी कि एक वृत्त बनाया, उसमें एक केंद्र है, और इस केंद्र, वो मैथ में चलता है केंद्र, बट इसमें हम इस केंद्र को क्या बोल लेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। अब यहाँ से जो त्रिज्या जाएगी ऐसी ऐसी, तो इस त्रिज्या को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये दो चीज समझ गए, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। अब यदि हम इसमें से एक लाइन ऐसी खींच दें, ठीक है, बिल्कुल, चलो भाई साहब खींच दी, तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो अपन लाइन खींची है इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष भी आप समझ गए। अभी ध्रुव क्या होता है, हमने जो लाइन इसको ऐसा खींचा है और ये जाके कहाँ मिल रही है, वृत्त पर, इस बिंदु पर मिल रही है। तो वृत्त पर, सर्कल पर जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष मिल रही है, उस पॉइंट को अपन पी से डिनोट करते हैं, और उसको बोलते हैं पोल, इंग्लिश में बोलते हैं पोल, ठीक है, और हिंदी में इसी को बोलते हैं अपन क्या, ध्रुव, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव। तो गोलीय दर्पण में कौन कौन, इससे और ऑप्शन बन सकते हैं कि गोलीय दर्पण में इनमें से क्या नहीं होता है, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन डी मुख्य अक्ष, और ऑप्शन ई है ना, ये सभी। तो बताइए गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में निम्न में से क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में इनमें से क्या क्या होता है बताओ। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव भी होता है, वक्रता केंद्र भी होता है, वक्रता त्रिज्या भी होती है, मुख्य अक्ष भी होता है ना, मुख्य इसको एक्सेस होता है ना, जो ध्रुव है वह भी होता है। तो ये सारी चीजें गोलीय दर्पण में होती हैं, तो हम कहेंगे कि ये सभी गोलीय दर्पण में होते हैं, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि गोलीय दर्पण में नहीं होती। अब आपको यदि एक और रिवीजन थोड़ा सा करवा दूं 2 सेकंड में, कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो कि दो इसी के भाग हैं, अपन ने पिछला पढ़ा है, तो आप इसी को डिवाइड करके ऐसा समझ जाना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि अपन इनको दर्पण में समझें तो इसको इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि अवतल दर्पण लें, ये हमारा जो एक दर्पण है, हमने इसको यहां से ऐसा लिया, ये कौन सा दर्पण है बताओ, ये हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इस मतलब दर्पण में कहाँ पे स्थित होते हैं ये सारी चीजें, अपन वो देख रहे हैं। अवतल दर्पण है, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे दो, एम एन नाम दे दिया अपन ने इस वाले को। तो यहां से अपन ने एक लाइन खींची, वो यही तो लाइन है। यदि हम इसको इतना मिटा दें इस गोली दर्पण को, जो कि हम यहां बना रहे हैं, पूरा का पूरा यही तो है, पूरा यही तो है भाई साहब। इसको किससे डिनोट करेंगे अपन, इसको करेंगे यहाँ पर पी से डिनोट, पोल को, है ना। जो वक्रता केंद्र है इसको बोलते हैं सेंटर, है ना, और जो फोकस रहेगा, है ना, जो फोकस रहेगा वह बीच में रहेगा, यहाँ पर फोकस आ जाएगा। यानी कि यदि यहाँ से कोई किरण आती है, प्रकाश किरण यहाँ आती है और यहाँ से ऐसी जाएगी, ठीक है, इस तरफ जाएगी, और यहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी वह यहाँ इस फोकस से होकर ऐसी जाएगी। तो ये जो किरणें जो बीच में जहां मिल रही हैं उसको बोलते हैं फोकस। तो आप समझ गए, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य त्रिज्या है, ये सब कहाँ, जो अवतल दर्पण है उसमें कहां पर क्या स्थित होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, अवतल दर्पणों के उपयोग। जी, अवतल दर्पण का उपयोग
कहाँ होता है? बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए, सेविंग दर्पण में। सेविंग दर्पण में यानी कि जो हम दाढ़ी बनाते हैं ना, जब हम सेविंग करते हैं और दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, तो सेविंग दर्पण में, है ना। और ऑप्शन नंबर बी, टॉर्च में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वाहनों की हेडलाइट में। वाहनों की हेडलाइट में। ऑप्शन डी, सभी। बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है? अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? जो अपन सेविंग करते हैं उस वाले दर्पण में, जो टॉर्च होती है अपनी, है ना, जो प्रकाश लाइट जो टॉर्च होती है अंधेरे में देखते हैं, उसमें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपने कंप्लीट हो गए। अवतल दर्पण हो गया। अब आएगा अपना क्या? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। किसके? उत्तल दर्पण के। अभी अवतल दर्पण के देखे, है ना, तो उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? बताइए। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो वाहनों का जो साइड मिरर होता है, वाहनों का जो साइड मिरर होता है उसमें होता है। वाहन के साइड में लगे, है ना, तो इसमें लिख ले रहे हैं अपन क्या? साइड मिरर। वाहन का जो साइड मिरर होता है उसमें। तो ऑप्शन ए, साइड मिरर, है ना, और ऑप्शन बी, साइड मिरर में और हेडलाइट में। अभी बहुत टफ क्वेश्चन, वो ऑप्शन आ गए अपने पास, देखना अभी मैं समझाऊंगा कैसे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में होता है ना। और यहाँ पे क्या? हेडलाइट। हेडलाइट में नहीं होता, क्योंकि आगे की जो लाइट होती है उसमें हेडलाइट, उसमें होता है अवतल दर्पण का उपयोग, है ना, इसमें होता है अवतल दर्पण का उपयोग। तो केवल साइड मिरर में इसका उत्तल लेंस का उत्तल दर्पण होता है जो उसका उपयोग होता है। तो अपन ने अभी तक देखा प्रकाश का परावर्तन। अब एक क्वेश्चन आ रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर कितना हो गए थे अपनी? 16 हो गए थे। 13, 14, 15, क्वेश्चन नंबर 16, आई थिंक 16 ही था। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपन देख लेते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो वह अपने रास्ते से मुड़ जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि हम देखें कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वह कैसे होता है, तो इन्होंने समझाया है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरता है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आप डायग्राम इसमें भी देख सकते हैं, इस बुक में जो डायग्राम है यहाँ पर ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, स्क्रीन पोस्ट करके आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे लेते हैं एक कांच का अपन ने टुकड़ा लिया। अब यहाँ से एक किरण आएगी, ये ऐसी ऐसी किरण आएगी, और किरण आते ही आपके रूम के दरवाजे खोलकर आपके रूम के अंदर आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई साहब, ये वो वाली किरण नहीं है ना, ख्वाबों में मत रहो। तो यहाँ से एक किरण आएगी, और चूंकि ये कांच है तो, है ना, इसको कैसा ऐसा जाना चाहिए, इस किरण को ऐसा ऐसा जाना चाहिए। बट क्या होता है कि ये जो किरण है ये यहाँ से थोड़ा ऐसा मुड़ जाती है, ऐसा मुड़ जाती है, और फिर यहाँ के बाद यहाँ से फिर सीधी चली जाती है, ऐसे ऐसे सीधी चली जाती है। देखो यहाँ से एक किरण आ रही है, यहाँ इस बिंदु पर, यहाँ से इसको जाना इस डायरेक्शन में चाहिए था, ठीक है, बट एक यहाँ से ऐसे नीचे नीचे वाले डायरेक्शन में ऐसे चली गई, है ना, और फिर इस बिंदु से फिर ऐसे इस डायरेक्शन में चली गई। तो एक क्या हो गया? एक प्रकाश का अपवर्तन हो गया। कैसे? अब यदि हम इस पे एक लंब डालें ऐसा, तो आप देखिए इसको यहाँ से ऐसा सीधा आना था, बट ये थोड़ी तिरछी हो गई, ऐसी इस साइड आ गई और ऐसी यहाँ तक आई, और फिर ऐसा बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में ऐसे चली गई सीधी, फिर थोड़ा ये आगे की ओर झुक जाती है। तो यहाँ क्या है? ये तो कांच है, हमने एक कांच लिया, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही थी, है ना, तो जो कांच की मोटाई है उसी के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। जो कांच की मोटाई है, हमने एक कांच लिया, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, इस कांच में गई, और फिर नीचे से है ना, पारदर्शी कांच नीचे से होकर चली गई, तो इसकी जो मोटाई है उसके अंदर एक प्रक्रिया हो रही है। ठीक है। अरे यार मार कर गिर रहा है, क्या बात है, क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। तो कांच का स्लैब है और ये क्या है, ये वायु है, निर्वात है भाई साहब। ये पूरा यहाँ से प्रकाश की किरण हवा में, हवा से आ रही है इस कांच में, ये क्या है, कांच है ना, एक कांच है। और यहाँ पर पूरे में वायु है, यहाँ से प्रकाश की किरण है, ये क्या है, ये प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है। ठीक है, ये वायु है। अब देखो, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 अब लिखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 16 इसी पे आधार पे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16। जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में हवा क्या है, हवा जो है ये विरल माध्यम ही तो है ना। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से यानी कि हवा से, ये जो प्रकाश किरण है ये हवा से, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से है ना, और सघन माध्यम, ये सघन माध्यम है भाई, कांच कैसा है, ठोस है, सॉलिड है, तो भाई क्या है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, प्रवेश करती है तो जो प्रकाश की किरण है ना, जो प्रकाश की किरण है, तो प्रकाश किरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए भाई साहब। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना, आ जाना चाहिए। मैंने बिल्कुल सरल तरीके से समझाया है कि जब प्रकाश किरण, ये जो प्रकाश किरण आ रही है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से यानी कि हवा से, हवा क्या एक विरल माध्यम है, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कांच क्या है, कांच एक सॉलिड है ना, सघन माध्यम है, तो जो प्रकाश की किरण है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो ये जो अपना क्या है, ये अभिलंब है, ये जो अपन ने ऐसा डाला है ये वाला है ना, ये छुटकू सा, ये क्या है, अपना अभिलंब है ना। इस क्वेश्चन में इस अभिलंब का बहुत बड़ा रोल है। अब आपको ऑप्शन दिए रहेंगे यहाँ पर, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑप्शन है अपने, ऑप्शन ए क्या प्रभाव पड़ता है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हटती है। ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट जाती है। ऑप्शन नंबर सी नो इफेक्ट, कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी दोनों। बताओ, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है तो वो जो प्रकाश की किरण है ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो एक क्या होता है कि यह जो प्रकाश किरण है यह अभिलंब की ओर, है ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये जो हमारा क्या है, ये अभिलंब है, तो ये क्या है, देखो इसको जाना इस तरीके से चाहिए, इसको जाना ऐसा चाहिए था, ऐसा जाना चाहिए था, बट थोड़ी ऐसी हो गई, जाना ऐसा था बट थोड़ी ऐसे हो गई, फिर गई। ये देखो, इसको ऐसा जाना चाहिए था लेकिन ये यहाँ से जा रही, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई ना। और जब यहाँ पे आई है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो ये हमारा अभिलंब है ना, ये देखो अभिलंब है। अभी अभिलंब से दूर हट गई, यहाँ पे अभिलंब से दूर हट गई। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो बनेगा वह इसी से बनता है। यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 को। प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए रहेगा हमारा, अभिलंब के पास जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अभिलंब से हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन नंबर सी
दोनों, है ना, और ऑप्शन नंबर डी तीनों। बताओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है वह इस वाले पॉइंट पर आधारित है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये इस वाले पॉइंट पर आधारित है। अब आप समझ गए। अभी इस वाले पॉइंट में क्या हो रहा था कि जो प्रकाश किरण है वह सरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रही थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है वह केवल इतने, आप आधे आधे पोर्शन को देखिए, यहाँ से इस पोर्शन को देखिए, तो कांच की जो अभी कांच में है प्रकाश की किरण, अब कांच में से हवा में एंटर कर रही है, इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। ये जो है पूरा एक कांच में है, यदि वो प्रकाश की किरण, तो कांच क्या है, सघन माध्यम। तो ये हो गया अपना सघन माध्यम, और कहाँ पर एंटर कर रही है, यहाँ पर विरल माध्यम में, है ना, यानी कि वायु में एंटर कर रही। तो ये बोल रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर हटती है, अभिलंब से दूर जाती है। बताओ, तो स्पष्ट है कि यह अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। तो इससे यदि क्वेश्चन बनेगा तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट सही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 अपन ने बहुत ही सुंदर तरीके से इनके लिए समझा है। अपन ने आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का परावर्तन और जो भी है वह देख लिया है। अब देखते हैं इसमें से और क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, इस वाले चैप्टर से अभी और भी अपने टॉपिक बाकी हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि गोली लेंसों द्वारा परावर्तन, है ना। अब आएंगे अपना कौन कौन से टॉपिक बचेंगे इसमें, लेंस बचेगा। अभी लेंस पूरा है, लेंस के और सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई, अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेंसों द्वारा, है ना, लेंस क्या है, लेंस, है ना, लेंस क्या है, लेंस का प्रतिबिंब, ये सारे क्वेश्चन, है ना। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने केवल और केवल दर्पण देखे हैं, केवल और केवल दर्पण देखे हैं कि भाई साहब दर्पण में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, है ना, और दर्पण दो, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखेंगे अपन लेंस, है ना, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, है ना, इनमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस दूरी पर बनता है, तो ये अपन बाद की क्लास में देखेंगे। लेंस का सूत्र भाई, ये अभी अभी क्वेश्चन आया है ना। तो लेंस का सूत्र ये तो अभी देख ही लो यार। जो लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र अभी अपन ने पढ़ा नहीं है बट लिख लो, एक है ना 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया लेंस का सूत्र। और एक होता है किसका, लेंस सूत्र, और एक और होता है दर्पण का सूत्र। किसका, दर्पण का। ये हो गया हमारा किसका, लेंस का सूत्र, ठीक है, इतना ये लेंस का सूत्र है। अब है एक क्या, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र जो होता है दर्पण का सूत्र सेम होता है 1/v, बस इसमें प्लस होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जहां पर क्या है, u क्या है, ये प्रतिबिंब, v क्या है, गोली दर्पण की फोकस दूरी। ये जो v है, ये जो ऊपर नीचे v है ना, यहाँ पे लिख ले रहे हैं अपन, v को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। v क्या दर्शा रहा है अपना यहाँ पे, दर्पण की फोकस दूरी। अरे यार ये तो f है, दर्पण की फोकस दूरी मीन्स f होता है, बिंदु दूरी u। जो u है ये बिंदु दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी v है। जो v है ये है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और जो u है यह है वस्तु की दूरी, यह है वस्तु की दूरी। जो f है ये फोकस दूरी है, जो u है ये वस्तु की दूरी है, जो v है ये प्रतिबिंब की दूरी है। बस इस लेंस के सूत्र में और दर्पण के सूत्र में क्या अंतर होता है कि लेंस के सूत्र में यहाँ पर माइनस होता है ना, और जबकि यहाँ पर क्या होता है, नीचे दर्पण के सूत्र में यहाँ पर एक प्लस होता है। बस केवल इसमें ये डिफरेंस है, बाकी दोनों सूत्र बराबर हैं। तो इस चैप्टर में अपना केवल दो ही, मतलब जो मेन टॉपिक बचा है अपना, अब लेंस बचा है। अपन ने इस वाले चैप्टर में जो अपना चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें अपन ने एक पूरा देख लिया है कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और साथ में अपन ने दर्पण देख लिया पूरा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जो गोली दर्पण होता है वह कितने प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। हालांकि अब इसमें एक टॉपिक रह गया अपना क्या, कि इसमें
प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में, तो वो बाद में देखेंगे। और अभी इसमें एक टॉपिक और रह गया है जो कि है लेंस। लेंस भी पूरा रह गया है, अवतल लेंस उत्तल लेंस, इनकी फोकस दूरी। तो ये 2 टॉपिक अपन इसमें अगली वीडियो में देख लेंगे। तो इसमें से अब जो भी क्वेश्चन बनेगा वह आप इतना कर सकते हैं। इसमें अपन ने टोटल 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। तो और लाइक भाई साहब ठोक के जाना है।